हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका एजुकेशन है सब्जेक्ट 12th क्लास का, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हो, आप क्वेश्चंस बोल सकते हो या सब टॉपिक्स बोल सकते हो जो कि आपको ज़रूरी करने हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने ये कुछ चैप्टर्स जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, उन्हीं में से कुछ जो सब टॉपिक्स थे, क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आएंगे ही आएंगे जिसमें से क्वेश्चंस, और मैंने बहुत सारी जगहों पे इस पर देखा भी कि पेपर्स कुछ मैंने चेक किए, तो उसमें भी इसमें से इन जो मैंने टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैं आपको वही बताऊँगी एजुकेशन में, और आप प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सारा चैप्टर वाइज बताया है। ठीक है, आपको जो चैप्टर है आपका मतलब 10 चैप्टर्स हैं आपके एजुकेशन में, मैंने उन सब में एक एक चैप्टर जो है वो उसका जो उसमें जो इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है करिकुलम। तो सबसे पहले आपको करिकुलम में आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम होता क्या है। अगर आप इसकी छोटी सी 3 लाइन की डेफिनेशन भी याद रखते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है, ये आपको 2 मार्क का भी आ सकता है, और इसमें आपको ये 4 या 5 मार्क्स का सवाल भी 5 का नहीं, 6 मार्क्स का सवाल इधर आ ही सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर इसमें से दो जो ये होते हैं 2 मार्क के सवाल वो आते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए करिकुलम का, कि करिकुलम होता क्या है। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अगर आपको अभी नहीं इसके बारे में पता है तो आप जा सकते हो, मैंने एक प्लेलिस्ट इसकी अलग से बना के रखी है, आप वो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मीनिंग इसकी पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए कि करिकुलम की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आपको 4-5 पॉइंट्स याद रखने हैं, उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम इतना स्ट्रेस होता है कि वो भूल जाते हैं, जो जितने भी अपनी पॉइंट्स याद रखे होते हैं भूल जाते हैं। तो आपको रोज़ उनको, जब भी आप पढ़ने बैठते हो एजुकेशन, आपको 1-2 जो पॉइंट्स है वो रोज़ उनको नज़र देनी है और कहीं पे लिखते रहना है, ताकि आपको वो दिमाग में लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है आपकी उसमें बैठ जाए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या है, और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है। ये तीनों करने ही करने हैं आपको, क्योंकि इनमें से कोई किसी ये नहीं मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई एक आएगा, नहीं, एग्जामिनर अलग हर साल अलग करते हैं ना। तो अगर पिछले साल आपका चाइल्ड सेंटर्ड पे आया होगा तो इस साल आपका एक्टिविटी पे आ सकता है ना, या सब्जेक्ट पे आ सकता है। अगर सब्जेक्ट पे आया था तो चाइल्ड पे आ सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसके कुछ 3 मेरिट्स करने हैं और 3 डीमेरिट्स करने हैं, या 4 आप कर सकते हो। ठीक है, 3-4 आप मेरिट्स और डीमेरिट्स आप याद रखोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट सेंटर्ड या एक्टिविटी सेंटर्ड और ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता क्या है। ये आप अगर पॉइंट्स में लिखोगे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपको इसके 4-4 मेरिट्स यानी इसके क्या फ़ायदे हैं, और 4 इसके डीमेरिट्स, इनके सबके 4-4 डीमेरिट्स यानी क्या नुकसान है इनके, या क्यों ये हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको रखना है याद। उसके बाद आपको बताना है जो हमारा अभी का करिकुलम है, जो अभी चल रहा है हमारे इंडिया में, या आप बोल सकते हो जम्मू कश्मीर में, उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, मतलब क्या कमज़ोरियाँ हैं उसकी, और आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो। कुछ रिफॉर्मेटिव मेजर्स जो आपको लास्ट में चैप्टर के एंड पे बताए हैं, ये मैंने आपको आई थिंक पढ़ाया भी है, ये आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, कि आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो ये आपको 4-4 करने हैं। सबसे पहले 4 डिफेक्ट्स आपको याद रखने हैं क्या हैं, यानी क्या मतलब क्या कमज़ोरियाँ हैं हमारे अभी के करिकुलम की जो हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और आपको बताना है कि उसमें उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेफिनिशंस में क्या याद रखना है, जो टैगोर हैं उनकी डेफिनिशन, रॉस जो हैं और कनिंघहाम जो है, इनकी बहुत छोटी छोटी डेफिनिशंस है, वो आपको याद रखनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको उसका पीडीएफ बता दे दूं, या आप चाहते हो वो डेफिनिशंस में उनको अलग से आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपको बता सकती हूँ वो क्या बताते हैं। वो बहुत ही इजी डेफिनिशंस हैं, तो आप कर सकते हो। इसमें आपको इतना ही रखना है, इस जो ये आपका करिकुलम है इसमें आपको इतना करना है। तो आपका फिर ये यहीं से कंप्लीट हो जाता है। आपको लगेगा ये बहुत सारा है, बट अगर आप देखो ये बहुत ही कम है। मतलब इसमें आपको ये जो सब टॉपिक्स हैं ना, इनको आपको बस इतना ही याद रखना है ना। मतलब इसमें से आपको ऐसा रहेगा कि कुछ भी आएगा आप उसको कर सकते हो सॉल्व। अगर आप पहले ही लिमिटेड रखोगे ना कि मैं इतना इतना ही करूँगा, तो हो सकता है अगर उसमें से कोई नहीं आए तो आप क्या करोगे वहाँ पे,
फंस जाओगे ना, तो इससे अच्छा आप सारा ही धीरे धीरे करो। अभी आपके पास है आई थिंक 1.5 महीना, अगले महीने से या सेप्टेम्बर, मतलब सेप्टेम्बर अभी चल रहा है हमारा, नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपके पास 1 1.5 महीना है, आप इसमें कर सकते हो आराम से इतना। उसके बाद है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी जो हमारा दूसरा यूनिट है। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। ये जैसे कि आपका डिबेट्स हो गया, ये आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें डिबेट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आपका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो गया जिसमें एनसीसी होता है, स्काउटिंग होता है, वो सारा आपको करना है ज़रूरी। मतलब पता होना चाहिए उसके बारे में कि ये सारी एक्टिविटीज़ ये होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये आपको मीनिंग छोटा सा याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, यानी 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं इसमें। जैसे आपका हो गया लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो गया, आपका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो गया, ये सारा आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन याद, जैसे आपको मतलब हमारे जो स्कूल्स हैं उनको क्या क्यों ऑर्गेनाइज़ करना है, जैसे लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, जैसे डिबेट्स क्यों कराना है हमारे स्कूल में बच्चों को, सेमिनार्स क्यों कराने हैं हमारे स्कूल वालों को बच्चों से, ये सारा क्यों कराना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको किस पे फोकस करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उनका उनका एम क्या है, मकसद क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब वो क्यों कैसे इन सबको ये चाहते हैं, मतलब को करिकुलर एक्टिविटी से क्या मतलब मिलेगा या इनका क्या मकसद है, एम क्या है इनका, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंस क्या है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमें क्यों कराएं, जैसे गेम्स वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह है, ये बच्चों से क्यों कराना है, ड्रिलिंग वगैरह ये क्यों कराना है बच्चों से। उसके बाद आपको छोटे छोटे नोट्स याद रखने हैं। मॉर्निंग असेंबली पे एक छोटा सा नोट याद करना है, मतलब 4 लाइन्स का लगभग। एनएसएस पे, उसके बाद आपको जैसे ये एनसीसी जो होता है हमारा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और आपको स्काउटिंग जो है उस पे करना है आपको। हो सकता है इस बार स्काउटिंग पे ही मत क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये कुछ करके रखने हैं याद इसमें, टू बी ऑन द सेफर साइड, तो आपको ताकि आगे जाके आपको मसला ना हो। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका तीसरा यूनिट है। ज़्यादातर इसमें चांसेस हैं कि जो ये वाला आपका यूनिट है इसमें आपको पैसेजेस आएंगी, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट ईयर से हमारा सीबीएसई पैटर्न कर दिया है इन्होंने। तो पिछले साल जो आपका पेपर आया था एजुकेशन का, उसमें भी इन्होंने जो ये वाला चैप्टर था, ये इसमें जब मॉडल पेपर जो निकाला था उसमें भी पैसेज रखी थी इन्होंने, और जब पेपर आया उस दिन भी उस पर पैसेज ही थी, ठीक है। तो 2 पैसेजेस आई थी 5-5 मार्क्स की, और फिर मतलब वो जैसे एक आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आई थिंक, और एक आया था जेके बोस पे आई थिंक उसका था। फिर उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे छोटे छोटे, वो आपको आंसर करने थे। तो इस बार भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि पैसेज ही आए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बहुत थ्योरी बेस्ड है। मतलब इसमें आपको ये बताया है कि इसमें हिस्ट्री बताई है कश्मीर में कैसे आपका डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन का कहाँ पे होता है, क्या ये सब था वो आएगा। बट मैंने फिर भी आपको मतलब आपको ये क्या करना है, इनको वो अच्छे से पढ़ना है और आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप उधर जल्दी से सॉल्व कर लो। वैसे तो बहुत ईजी आती हैं पैसेजेस, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बट वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आपको उस टाइम पे सोचने में परेशानी हो जाती है, और सब बच्चों को पैसेजेस सॉल्व करनी नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोशिश करो कि आप अभी से पैसेजेस सॉल्व करो। अगर आपको नहीं आती हैं तो देन आई कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट टू। तो इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू देन आई विल हेल्प यू। तो उसके बाद आपको फिर भी अगर आप चाहते हो कि कुछ क्वेश्चंस याद रखो, इसमें हो सकता है जेके बोस कुछ भी कर सकता है, राइट। मतलब अगर सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन कैंसिल, सॉरी क्वेश्चन बोल रही हूँ, अगर उन्होंने मतलब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, बट हमारे जेके बोस वालों ने लास्ट ईयर कोविड के बीच में भी आप देखो एग्ज़ाम लिया था, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हमें फिर भी अगर हम सेफर साइड पे रहना चाहते हैं तो हमें ये कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए केजी सईदीन जो रिपोर्ट थी उसमें क्या रिकमेंडेशंस 4 थी। उसके बाद आपको बताना है जो हमारे जेके जो JNK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसके क्या मेजर फंक्शंस हैं, इसी पे आया था लास्ट ईयर, इसी पे पैसेज आई थी, ये आपको करना है, इसमें याद रखना है ये। उसके बाद आपको पैसेज की प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जो पैसेजेस है उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप भूलो ना कि पैसेज कैसे। आप इजीली इसको मत इजी वे में मत लेना कि मुझे वहाँ पे आ जाएगा, करना नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बहुत कम टाइम होता है, तो नहीं हो पाता है वहाँ पे जल्दी से। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद आपको बताना है स्टेट द रिकमेंडेशंस ऑफ शार्प कमेटी। शार्प कमेटी की क्या जो कि 1916 में बनाई गई थी, उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, उसने क्या बोला था कि हम कैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है JNK का, उसको हम कैसे और बेटर बना सकते हैं।
उसके बाद आपको बताना है काइज़नी जो रिपोर्ट है या काइज़नी जो बोलते हो आप इसको, 1950 में आई थी। इसमें बताओ कि इसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी J&K एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में याद रखना है, पता होना चाहिए कि किसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, तो वो होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका है फोर्थ यूनिट पॉपुलेशन एजुकेशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें आपके 6 मार्क का सवाल इसमें से आएगा ही आएगा, मतलब ये आप नहीं छोड़ सकते हो ये चैप्टर। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद यानी ये किस चीज़ के लिए एम करता है, ये क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है आगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसकी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों नीड और इम्पोर्टेंस सेम ही होता है इसमें। आप दोनों के एक इधर उधर, अगर आप अपनी कोई भी किताब देखोगे उसमें आपको सेम ही, मतलब उसमें आपको जो नीड है, ज़्यादातर जो हमारी J&K की किताबें हैं उसमें नीड पैराग्राफ में दी गई है, इम्पोर्टेंस जो है वो पॉइंट्स में दी गई है। तो अगर आप वो नीड याद रखते हो वो भी अच्छा है, अगर आप इम्पोर्टेंस याद रखते हो वो भी अच्छा है, दोनों सेम ही होती है, इसमें उतना कोई ज़्यादा नहीं अलग अलग होता है, तो ये सेम ही होता है। तो आप दोनों में से ज़्यादा अगर आप मेरी सुनोगे, आप इम्पोर्टेंस वाला याद करना, क्योंकि वो पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स के हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ढूंढने में कहाँ पे क्या लिखा है बच्चे ने, तो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आजकल आपको पता है हर एक के पास है ये सब, जो है हमारा ये हर कोई यूज़ करता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे, जैसे टीवी हो गया हमारा, या जो बाकी जैसे फ़ोन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो कैसे पॉपुलेशन अवेयरनेस पैदा करने में या दूर तक पहुंचाने में कैसे मदद देता है। उसके बाद आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, तो ये इस बार भी आ सकता है, तो चांसेस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉजेज़ इसके पता होने चाहिए, क्यों होता है। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इनसे अगर ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया तो क्या होगा, और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद है एजुकेशनल थिंकर्स। इसमें सबसे पहले आपको बताना है ज़ाकिर हुसैन जो है उन्होंने एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या बताया है। उसके बाद आपको बताना है जो महात्मा गांधी है, उन्होंने गांधी जी जो है उन्होंने किस टाइप की जो टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो उस पर बोला है कि इस टाइप की टीचिंग ऑफ मेथड होनी चाहिए हमारे स्कूल्स में। वो किस तरीके से चाहते थे कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाएं, मतलब सिंपल इन द सिंपल वे, ये बोलना पूछना चाह रहे हैं आपसे। उसके बाद आपको बताना है गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब गांधी जी के लिए एजुकेशन क्या था, और रोल ऑफ टीचर क्या है, ये तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि टीचर्स को अच्छा लगता है ऐसे सवाल पूछने, तो अच्छे लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी ने क्या बोला था इसके बारे में, ज़ाकिर हुसैन ने क्या बोला था, और जॉन डेवी ने क्या बोला था। उसके बाद आपको बताना है एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, जॉन डिवी ने क्या बोला है एम्स ऑफ एजुकेशन में। फिर आपको बताना है जॉन डेवी जो थे उन्होंने करिकुलम के बारे में क्या बोला है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, तो मैं आज आपको ये सारे इतने कराऊंगी, तो बाकी की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो ये वाला जो यूनिट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डरते हैं। आप अगर देखो, मेरा भी एजुकेशन था, आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, सो अभी मेरा 12th क्लास हो गया है। तो बट जब मैं 12th क्लास में थी मैं भी बहुत डरती थी इस चैप्टर से, मतलब 11th में भी मैं बहुत डरती थी, 12th में भी, और मैं हमेशा इसको अवॉइड करती थी। मैं सारे बाकी करती थी बट ये नहीं करती थी। बट लास्ट में जब मैंने इसको पढ़ा, थोड़ा इसमें पहले मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिर मैंने जब पढ़ा फिर मुझे समझ आया यार ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जब करा तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत इजी है, तो मैंने ये अच्छे से कर लिया, और मैंने धीरे धीरे सारे ही इसमें टॉपिक्स किए। सबसे पहले मैंने कोटाइल डिविएशन जो था इससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी, बट लास्ट में मैंने ये किया, बट ये सबसे ईजी मुझे लगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि एक जो 2 मार्क का सवाल आता है ना, 2 मार्क्स का, उसमें इसका क्वेश्चन आ ही सकता है। यू डोंट नो कि वो क्या पूछेंगे आपसे। और वेरिएबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रेंज की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। और रेंज, थोड़ी आप रेंज की प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत ईजी है, तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है एक छोटा सा सवाल 2 मार्क्स का मत आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आपको मीन डिविएशन, कोटाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। या तो आप इन तीनों में से कोई 2 करो, ठीक है। कोटाइल डिविएशन अगर मेरी सुनोगे मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोटाइल डिविएशन करना और स्टैंडर्ड डिविएशन आप ज़रूरी करना।
ओके। ये दोनों आप करना, अगर मीन डिविएशन नहीं भी करते हो नो प्रॉब्लम, मत करो। और आप क्या करना, अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप करना कोरिलेशन जो है दूसरा, उसमें आपको रैंक मेथड बाय स्पेयरमैन और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बाय पियर्सन। तो या तो आप ऊपर वाले कर लेना, यानी वेरिएबिलिटी जो थी उसमें जो हमारा ये था ना मीन डिविएशन कोटाइल डिविएशन, ये इनमें से कोई ये कर लेना, या आप कोरिलेशन करना, ठीक है, दोनों में से। क्योंकि अगर अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारा करो, तो कोई ये करना। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो, अगर आप और सेफ साइड पे रहना चाहते हो कि हो सकता है कि दोनों में से कुछ आ जाए, फिर क्या ही करेंगे, तो आप क्या करना, क्योंकि उधर और होता ही होता है ना, तो और उधर या तो आप देखो क्या करोगे, अगर मेरी सुनोगे, आप कोटाइल डिविएशन कर लो, ये बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ फार्मूला 2-3 याद रखनी होती हैं, ये करो। और आप करो यहाँ पे आप रैंक मेथड बाय स्पेयरमैन जो है ये करना, ठीक है, ये मतलब करना ही करना, ये दोनों आप रख लो। और अगर आप और भी मतलब चाहते हो कि मैं थोड़ा और सेफ साइड पर हूँ, फिर आप स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कर लेना। ये थोड़ी सी आपको पहले डिफ़िकल्ट लगेगी, बट ये बहुत ईजी है। तो पहले आप कोटाइल डिविएशन करो, फिर आप कोरिलेशन पे आके रैंक मेथड बाय स्पेयरमैन करो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है ये, क्योंकि बच्चे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वही जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है ना, इसमें आपको बहुत टाइम लगता है, ये बहुत ईजी है, बट इसमें आपको चार्ट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, एक्स वाई रखना पड़ता है, फिर उसको टाइम लगता है। एग्जामिनर को पता है कि इनको बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सॉल्व कर पाएँ, तो ज़्यादा वो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो रैंक मेथड बाय स्पेयरमैन है, इसके 5-6 क्वेश्चंस कर लेना आप, तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा ये सॉल्व, इसकी प्रॉब्लम। तो आप करोगे कोटाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और रैंक मेथड बाय स्पेयरमैन, ठीक है, ये आप कर लो, अगर मेरा मतलब मेरी तरफ से अगर मानोगे, क्योंकि इस पे सवाल आएंगे ही आएंगे बीच में। तो ऑप्शन होता है, तो कोई भी आपको अगर इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा ही, तो एक तो आ ही जाएगा ना किसी पे, तो आप करके रखना सॉल्व, तो आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आधे ये हो गए सॉल्व, बाकी मैं आपको कल बता दूंगी इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपको और भी कोई सजेशन चाहिए कि इसमें आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, या कैसे हमें एजुकेशन पढ़ना चाहिए, तो मैं आपकी उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।